बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्बास मिर्ज़ा शमसी साहब। क्या आपने तकरीर की है कि जोश भर दिया और उस बात को साबित कर दिया कि शिया कॉलेज ऑफ लॉ 30 जून से पहले बना दिया है। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि इस बात का पूरा यकीन है कि प्रोफेसर ON मिश्रा साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी उनकी इस बात को भी ज़रूर पूरा करेंगे कि वो शिया कॉलेज को 10+2+5 में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चले जो धूप में मंजिल थी उनकी, चले जो धूप में मंजिल थी उनकी, हमें तो खा गया साया शजर का। वो लोग, हज़रत अली साहब ने फरमाया है कि अगर रहबरी करना है तो 18 साल की उम्र तक इल्म हासिल करो। वो लोग जिन्होंने वक्त रहते मेहनत करी वो मंजिलों पे पहुंच जाते हैं, वो वाइस चांसलर बन जाते हैं उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के, वो IAS बन जाते हैं और मुल्क को एक डायरेक्शन देते हैं। और साथ ही साथ किस तरह से वो अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हैं, टाइम का उनका क्या मैनेजमेंट होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी होने के साथ साथ वो इतनी अच्छी पाए की शायरी भी करते हैं। यानी मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अनीस अंसारी साहब से मैं तशरीफ़ ले आए हैं। अब ज़ोरदार ताली बजाकर उनका खैर मकदम कीजिए। जनाब सदर, डायस पर और इस हॉल में मौजूद सभी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मेरे लिए ये बेहद सादत और इज़्ज़त का मकाम है कि शिया कॉलेज के लॉ फैकल्टी की बिल्डिंग के इफ्तिताह के मौके पर मुझे इस पुरवकार तक़रीब में शामिल होने का मौका दिया गया है। मैं इसके लिए प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब, प्रेसिडेंट मैनेजमेंट कमेटी, मौलाना अशफाक मिर्ज़ा साहब, मौलाना यासूब अब्बास और उनके सभी रफ़क़ाए कार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शिया कॉलेज की तरक्की में एक नया संग मील उनकी कोशिशों की वजह से कायम हुआ है। एक नई इमारत का इफ्तिताह आज होने जा रहा है। हमारे मुल्क में BBC की रिपोर्ट के मुताबिक शिया कम्युनिटी मुसलमानों की कुल आबादी के मुकाबले में तकरीबन 4.5 करोड़ करीब आंकी गई है। लेकिन एक और स्टडी है जो अमेरिका की प्यू रिसर्च सेंटर वाले करते हैं। वो हर साल सारी दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनके ग्रुप्स की मजहबी हालत, उनके क्या इस्लाहात वहाँ पर दरकार है, उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है, उस पर काम करते हैं। तो प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी के 15 से 20% हिस्सा शिया कम्युनिटी को असाइन करते हैं और उनके अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 करोड़ के करीब आबादी शियों की है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो ज़ाहिर उसके मसाइल भी होंगे। यहाँ पर बहुत ही दानिश्वर हज़रात और ख़वातीन मौजूद हैं। मेरी नाचीज़ राय में अगर किसी भी तबके को आगे ले जाना है तवील मुद्दत प्रोग्राम के तहत, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत, तो सबसे ज़्यादा अहमियत देना चाहिए उस कम्युनिटी के सियासी इक़्तिदार में हिस्सेदारी को। ये मेरा बहुत दिन से तजुर्बा भी रहा है और जो थोड़ा बहुत मैंने मुतालिया किया है उस पर भी मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि किसी भी कम्युनिटी को अगर टर्न अराउंड करना है, अगर उसको बिल्कुल जंप दिलाना है, तो जब तक सियासी इक़्तिदार में बड़ी हिस्सेदारी न हो, कम से कम इतनी हो कि जितनी आबादी का तनासुब है उतनी हिस्सेदारी हो, तभी वो आगे बढ़ने पाती है। बाद लोगों का ख्याल है कि तालीम की अहमियत ज़्यादा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि तालीम बहुत बड़ी बुनियाद है। तालीम के बाद ही आप इक़्तिदार को बरकरार भी रख सकेंगे। लेकिन आपको वाक़फ़ियत होना चाहिए कि तालीम के लिए स्कूल और कॉलेजेस का जो सिलेक्शन होता है कि किस इलाके में स्कूल कायम होगा, किस इलाके में कॉलेज बनेगा, ये सियासी कमेटियाँ तय करती हैं। हर ज़िले में MLAs और MPs की कमेटीज़ होती हैं। वो हर साल तय करती हैं कि अगर 5 स्कूल ज़िले में आए हैं तो कहाँ पर जाएंगे। तो मुस्लिम इलाक़ों में जाएगा स्कूल या नहीं, शिया इलाके में स्कूल बनेगा या नहीं बनेगा, शिया इलाके में कॉलेज बनेगा या नहीं बनेगा,
ये आप नहीं तय करते, ये पॉलिटिकल कमेटी तय करती है। इसलिए ज़रूरी है कि उस कमेटी में आपके लोग हों। मजहबी एतबार से भी कुरान शरीफ एक बड़ी हिदायत देता है मुसलमानों को कि अल्लाह की इताअत करिए, रसूल की इताअत करिए और उलुल अलबाब की, पीपल ऑफ अथॉरिटी की इताअत करिए। तो जब तक कम्युनिटी के पास पीपल ऑफ अथॉरिटी के गिरोह में शमूलियत का कोई रास्ता नहीं होगा तो आप इताअत किसकी करेंगे, कौन आपको लीड करेगा। तो ज़रूरी है कि जमहूरी निज़ाम जो 1950 से हमारे मुल्क में कायम हुआ, उसके तहत जो पार्लियामेंट बनी, जो असम्बली बनी, जो ज़िला पंचायत बने, उसमें नुमाइंदगी हर कम्युनिटी की उसकी आबादी के तनासब में हो। आप अगर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में 20% हैं तो जहाँ कहीं भी 5% लोगों को मौका दिया जाए मुसलमानों में, उसमें एक हिस्सा कम से कम आपकी कम्युनिटी का होना चाहिए। ये डिमांड ऐसी है, ये सुझाव ऐसा है जिस पे सबको सर जोड़ के काम करने की ज़रूरत है। मुझे मौका मिला था यासूब अब्बास साहब के वालिद बुजुर्गवार मरहूम के साथ जब उन्होंने शिया पर्सनल बोर्ड का इनेकाद किया तो मेरी उनसे बात हुई थी। तो मैंने उनको ये नाचीज़ राय दी थी कि आप शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से सबसे बड़ा मुतालबा ये रखिए कि शिया कम्युनिटी को गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट के बाहर के जो इदारे हैं, इक़्तिसादी, तालीमी और सियासी, उनमें आबादी के तनासब में नुमाइंदगी मिले। मुझे ये कहते हुए बड़ा खुशी होती है कि जब शिया पर्सनल बोर्ड की पहली मीटिंग हुई, पहली या दूसरी मीटिंग, तो उसमें उन्होंने इस मुतालबे को दोहराया। इसमें कोई एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए। हर कम्युनिटी को हक़ है कि वो अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाए। ये वैसे ही होता है जैसे वालिदैन की हक़ होता है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी नौकरी में ले जाते हैं। उसमें बस इस एहतियात की ज़रूरत है कि आप अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के शौक़ में दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में रंज न रखें, दिल में कोई कीना न रखें, हसद न रखें। बिल्कुल खुले हुए दिल से आप अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के साथ आपका ताल्लुक़ बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे अच्छे पड़ोसियों का ताल्लुक़ होता है। मुसलमानों पर ख़ास तौर से लाजिम है कि सभी फ़िरक़े एक दूसरे का एहतराम करें। उसकी वजह ख़ुद कुरान शरीफ मुहैया करता है। कुरान शरीफ में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आज आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। जो लोग हुफ़ाज़ यहाँ पर मौजूद हैं उनको जानकारी हुई इस आयत की। हमने आज आपका दीन आपके लिए मुकम्मल कर दिया। इससे ज़ाहिर है कि इस्लाम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में मुकम्मल हो गया था। तो जो दीनी असास, जो दीनी उसूल रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में कायम हो गए थे, वो इस्लाम की बुनियाद है। रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद जो फ़र्क़ आए हैं मसलकों के या इलाक़े के फ़र्क की वजह से, वो सब के सब इंसानी फ़क़ीहों के बनाए हुए हैं। तो जो भी वो फ़र्क हैं, जो भी डिस्टिंक्शंस हैं, उनको इस तरह से बरतना चाहिए कि उनका कोई टकराव बुनियादी उसूलों से ना होने पाए। एक बार अगर ये बात समझ में आ जाए कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में जो कुरान शरीफ के अहकामात और जो हदीसें थीं वो हमारी बुनियाद है इस्लाम की, तो फिर झगड़े की गुंजाइश बहुत ही मिनिमम रह जाती है। उसी वक्त झगड़ा होगा जब कोई जानबूझ के झगड़ा करना चाहेगा। कोई नज़रियाती सतह पर कोई दलील निकालना मुश्किल हो जाएगा कि कोई ऐसा उसूल आप आगे बढ़ाएं जिसका तसादुम आपके बुनियादी इस्लामी असास से होता हो। मैंने अर्ज़ किया कि कम्युनिटीज़ को हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मुसलमानों को और दूसरी भी कम्युनिटीज़ को, जिनमें दलित तबके के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, औरतें हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, इन सब को चाहिए कि अपनी अपनी तंजीमों के ज़रिए इस बात की कोशिश करें कि उनकी बिरादरी, उनके तबके के लोगों को सियासी इदारों में उनकी आबादी के तनासब में हिस्सेदारी मिले। इसके लिए बड़ी अमली कोशिश करने की ज़रूरत है। इस सियाक़ में मैं आर्टिकल 341 का मामला आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो कानून के यहाँ पर तलबा हैं और तालबात हैं उनको पता होगा कि आर्टिकल 341 के तहत शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल मराहत दी गई हैं, कंसेशन दिए गए हैं, जिसके तहत रिजर्वेशन बड़ा मिला है। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, असम्बली में रिजर्वेशन। 1950 में पंडित नेहरू जी की कांग्रेसी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए, इंसाफ की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऑर्डर निकाला जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। उसकी दफ़ा 3 में ये लिख दिया गया कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन की सहूलियत दी गई है
वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो हिंदू हों। बाद में इसमें तब्दीली की गई, उसमें सिखों को भी शामिल किया गया और बुद्धिस्ट को शामिल किया गया। इसको रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने इंतहाई गैर मुनसिफाना और गैर आइनी कदम बताया। ज़रूरत है कि सभी लोग, मुसलमान, हिंदू, जो भी महरूम तबक़ात हैं, दलित, सब मिलकर इस क्लास को, जिसमें मज़हब की शर्त लगाई गई है और कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की गई है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि 36 सीटें पार्लियामेंट की जो भारत सरकार ने शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व की हैं पार्लियामेंट की, उन सीटों में मुसलमान दलितों को भी कंटेस्ट करने का मौका मिलेगा। आपके पास के इलाके में मसौली, मलियाबाद, दूर में नजीबाबाद, नगीना, ये सब के सब शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व हो चुके हैं। सच्चर कमेटी ने बताया कि वेस्ट बंगाल में एक सीट ऐसी रिज़र्व है जहां 60% मुसलमान हैं और कोई मुसलमान वहां इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि शेड्यूल कास्ट होने के लिए हिंदू होना ज़रूरी है। तो ये जो तफरीक की गई मज़हब की बुनियाद पर ईसाई और मुस्लिम दलितों के ख़िलाफ़, इस पे आप लोगों को एक प्लेटफार्म आना चाहिए, आपका सबसे बड़ा मुतालबा होना चाहिए। ऐसा करने से आपको आइंदा आगे चल के आपकी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा गुंजाइश मिलेगी पार्लियामेंट में, असम्बली में। कम से कम 36 सीटें पार्लियामेंट की और 200 सीटें असम्बलियों की नई आपकी जेब में आ जाएंगी, बड़ी आसानी से आप जीत सकें। एक और मसला ओबीसी मुसलमानों का है। आप जानते हैं कि शिया और सुन्नी दोनों कम्युनिटीज़ में पसमानदा तबक़ात शामिल हैं। इन तबक़ात को 27% का रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन इस 27% रिजर्वेशन में चूँकि हमारी पकड़ हुकूमत में नहीं है, हम हुकूमत में बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं, इस वजह से ज़्यादातर यादव, कुर्मी, जाट, लोध, इस किस्म के जो ज़्यादा एडवांस कम्युनिटीज़ हैं, उनको शेयर ज़्यादा मिलता है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ओबीसी के रिजर्वेशन को 2 हिस्सों में बंटवाएँ और दूसरे हिस्से में चाहे मुसलमान बैकवर्ड्स के नाम पे या अति पिछड़ा के नाम से एक अलग हिस्सा दिया जाए, ताकि जो एडवांस कम्युनिटीज़ हैं बैकवर्ड्स की, यादव, कुर्मी, लोध वगैरह, उनके पास 7-8% का रिजर्वेशन रह जाए और बाकी 19-20% बैकवर्ड्स कम्युनिटी के मुसलमानों को उसमें शेयर मिल सके। मैं आज शिया कॉलेज के मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने लॉ फैकल्टी की तरफ तवज्जो की है और उनकी कोशिशों का आज समरा देखने को मिल रहा है। लॉ की तालीम बहुत ही अहमियत रखती है। जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि लॉ बहुत आसान है और इसका कोई मसरफ़ नहीं है, उनको ये गलत फहमी दूर करनी चाहिए। कानून की जानकारी और कानून को नाफिज करने की सकत यही कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाती है। यही सबब है कि आज़ादी के बरसों बाद, 2-3 दहाइयों के बाद तक जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने कभी कानून की पढ़ाई नहीं लागू होने दी। मेरे ज़माने तक 1965 से 1972 के बीच में, जब मैं अलीगढ़ में तालिब इल्म था, उस वक्त तक जम्मू कश्मीर रियासत के लड़के अलीगढ़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और चंडीगढ़ के कॉलेजेस में लॉ की पढ़ाई करने आते थे। खुदा का शुक्र है कि हम लोग एक ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ कानून की पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं है। इसकी अहमियत पर नज़र डालिए। ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि 20-20 साल, 18-18 साल तक लोगों को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी इल्ज़ाम के जेलों में डाल दिया जाता है। पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई PhD कर रहा था, कोई MBBS कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे, इसलिए उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। 18 साल की मेहनत के बाद, सारे ख़ानदान की बदनामी और उनके असासों के ख़ात्मे के बाद वो इस लायक हुए कि अदालतों ने उनको छोड़ा। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर कानून के स्टूडेंट की हैसियत से आपकी एक जिम्मेदारी बनती, आप जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको दूर करें। मेरे कुछ साथी, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, एक ऐसे सिस्टम को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 500 रुपये की फ़ीस होगी गरीबों के लिए, और हमारा टोल नंबर होगा, हमारा फ्री टोल नंबर होगा, हमारे कम्युनिकेशंस होंगे, एक एप्लीकेशन होगा, उसमें जैसे ही कोई अप्लाई करेगा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारा कोई अच्छा वकील उससे कांटेक्ट करेगा और उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगा। ये बहुत ही इब्तदाई मरहले में है, लेकिन इस किस्म के तरीक़े आप लोग भी सोच सकते हैं जब आप तालीम से फारिग हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कानून के तालिब इल्म की हैसियत से
उसकी निगरानी का भी काम करेंगे। आप ये इंश्योर करेंगे अपनी ज़िंदगी में कि किसी भी शख्स के साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ कानून के ख़िलाफ़ कोई नाइंसाफ़ी ना होने पाए। लड़कियों की तालीम मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत रखती है। मुसलमानों में लड़कियों की तालीम पर कम तवज्जो दी जाती है। शेड्यूल कास्ट में भी यही पोजीशन है, शेड्यूल ट्राइब्स में भी और ज़्यादा ख़राब पोजीशन। लेकिन अब तब्दीली आ रही है। 2001 से 2011 के जो मरदमशुमारी के आंकड़े आए हैं उसमें पता चला है कि बाकी सारी कम्युनिटीज़ ने तो तकरीबन 33% के करीब इजाफ़ा किया है स्कूल की सतह पर, लेकिन मुसलमानों ने 44% इजाफ़ा किया है। और मुसलमानों में लड़कियों ने 53% करीब पढ़ाई की है। यानी मुसलमान लड़कियों और लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम में पिछले 10 सालों में ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। ये एक बड़ी खुशी की बात है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो लड़कियों को बिल्कुल वैसे ही पालें जैसे अपने लड़कों को पालते हैं। मुसलमानों पर तो ख़ास तौर से जिम्मेदारी है। यहाँ रसूल खुदा की एक हदीस है जिसमें बताया गया कि जो शख्स भी 2 बच्चों को, 2 लड़कियों को अच्छी तालीम देगा, अच्छी परवरिश करेगा, वो सीधा जन्नत का हकदार होगा। तो ये हमारा मज़हबी फरीज़ा भी है कि हम लड़कियों की तालीम पर बहुत ही तवज्जो दें। हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर तकरीबन 80% से ज़्यादा आबादी, 85% करीब मान लीजिए गैर मुस्लिमों की आबादी, 80% हिंदू हैं और बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं। ऐसे मुल्क में न सिर्फ ये कि इंसानियत का तकाज़ा है बल्कि ख़ुद अक्लमंदी का तकाज़ा है कि हम लोग अहले वतन से बहुत अच्छे समाजी ताल्लुकात बना कर रखें। कोई भी ऐसी बात जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में झगड़ा होने की उम्मीद हो, उससे बचने की ज़रूरत है। हर वो काम किया जाना चाहिए जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ताल्लुकात बेहतर हों। इससे आपको भी तक़वियत मिलेगी और मुल्क को भी तक़वियत मिलेगी, और मुल्क का एक बड़ा तबका अहले वतन का वो आपके साथ खड़ा होगा। थोड़े ही से लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो। ज़्यादातर लोग हिंदुओं में चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहें। आखिरी बात शिया सुन्नी इत्तेहाद के बारे में। मैंने शुरू में इशारा किया कि कुरान शरीफ फरमा रहा है कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया था। तो अगर आप इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में जो कुछ तय हो गया था वो बुनियादी उसूल हैं, और बाद में जो हुआ है वो फ़ुक़हा कराम के नज़रियाती इख्तिलाफ़ है और उनकी अहमियत कम है, तो झगड़े का तदारुक किया जा सकता है। हम लोग वैसे ही बहुत थोड़े हैं तादाद में। सारे मुसलमान मिलाकर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15% के आसपास है। हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि 20% है, 25% है। अगर 25% भी होंगे तो 100 में 25 ही तो है। ऐसे में आपस में अगर मसला की बुनियाद पर झगड़ा करते हैं, बरादरी की बुनियाद पर झगड़ा करते हैं, ज़बान की बुनियाद पर झगड़ा करते हैं या इलाक़े की बुनियाद पर झगड़ा करते हैं, तो हम अपने आप को कमज़ोर करते हैं। डॉक्टर अल्लामा इक़बाल ने एक बार एक अच्छा सा शेर कहा था, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में मुसलमान ज़्यादा नज़र आए, और सैयद, शेख, अफ़गान, अंसारी, मंसूरी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, ये थोड़ी इनकी तादाद, इनका रंग हल्का हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी भी आगे तरक्की करेगी और हमारा मुल्क। मोहतरम सदर, मैंने आपकी इजाज़त से बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मेरी कुछ बातें ज़रूर ऐसी होंगी जिन पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। जो बातें अच्छी हों उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। जिन बातों पे आपको शुबा हो, लगता हो कि वो ज़्यादा काबिल अमल नहीं है, उनको आप नज़रअंदाज कर दीजिए। मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि मैंने जो बातें कही वो आप सबके भले की। शुक्रिया बहुत बहुत।